शुद्ध राजनीति में आने का समय 1977 है। 1984 में मैंने जनता पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया और मैंने कहा कि राजनीति करना मेरे बस की बात नहीं है। तो कई मेरे मित्र थे, उसमें नीतीश कुमार जी भी एक थे। शुरू में उन्होंने तय किया कि इंजीनियरिंग नहीं पढ़ेंगे। जयप्रकाश नारायण जी की बड़ी गहरी छाप मेरे ऊपर पड़ी थी। 5-6 साल काफ़ी शिद्दत के साथ मैंने पत्रकारिता की। नियति कुछ होती है, ऊपर वाला भी कुछ होता है। वो तय किया होता है कि आपको भेजा है हमने धरती पर, तो आपके लिए हमने काम भी निश्चित करके भेजा, यही काम आपको करना है। तो भ्रष्टाचार की वहीं पर भ्रूण हत्या हो जाती है कि दूसरे का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है और अपना भ्रष्टाचार शिष्टाचार है। मैं कभी नहीं मानता हूं कि झारखंड में कोई अस्थिर सरकार थी। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो 10 साल के बाद जमशेदपुर ऊंची इमारतों वाला स्लम बन जाएगा। नमस्कार, झारखंड विधानसभा टीवी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी हस्ती से रूबरू हैं जिन्होंने राजनीति में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। जी हाँ, हम एक ऐसी ही हस्ती के बारे में बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है। राजनीति में जो मुकाम हासिल किया है उस दौरान एक लंबा इनका सफ़र रहा है। हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हम बातचीत कर रहे हैं झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक श्री सरयू राय जी से। सरयू राय जी, आपका झारखंड विधानसभा टीवी में स्वागत है। सबसे पहले तो चूँकि हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आरंभ से आपका जो है वो जो राजनीति में आने के पूर्व या राजनीति में आने के पहले एक लंबा एक आपका कैरियर रहा है। बहुत शानदार आपका शिक्षा का भी कैरियर रहा है। तो तमाम बातों पे जब विस्तार से बातचीत करेंगे तो ये बताएंगे कि आप अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो है वो कहाँ से मानते हैं? कब लगता है कि आपने राजनीतिक जीवन की जो है वो आपको नींव पर गई? चूँकि आप विभिन्न वैचारिक संगठनों से जुड़े रहे, कई सारे आंदोलनों का नेतृत्व किया, तो कहाँ से मानते हैं कि आप राजनीति से जो है वो जुड़ते चले गए और आज इस मुकाम पर हैं? जैसे इस हिसाब से अगर कहा जाएगा तो मेरा शुद्ध राजनीति में आने का समय 1977 है, जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ लोकसभा का और मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने। जनता पार्टी मिली कई दलों को मिलाकर, तो वहाँ से मैंने इसके युवा मोर्चा के बिहार के संगठन मंत्री के रूप में काम करना शुरू किया। उसके पीछे पृष्ठभूमि में जाएंगे तो ऐसा लगता है कि नियति प्रकृति कुछ होती है, ऊपर वाले की भी कोई भूमिका होती है जो आपके जीवन में अचानक एक मोड़ दे देता है। मुझे याद है कि 1962 में मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था। भारत और चीन का युद्ध हुआ। तो युद्ध हुआ तो स्कूलों में बच्चे गांव में प्रभात फेरी करना, जुलूस निकालना, ये सब करते थे। और उस समय मेरा संबंध आरएसएस के लोगों से हो गया, क्योंकि ये लोग भी राष्ट्रीयता का प्रचार करते हुए गांव-गांव घूमते थे और प्रचार हुआ तो उनकी शाखाएं लगने लगीं। मैं अपनी गांव की शाखा का मुख्य शिक्षक हो गया। 3 साल तक शाखा का मुख्य शिक्षक रहा और यही मानता रहा कि राष्ट्रवाद से प्रेरित एक संगठन है जो राष्ट्र को गौरव के स्थान पर ले जाना चाहता है। मैं पढ़ाई करने पटना आ गया, साइंस कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो मैं इन चीज़ों को भूल गया। एक बार 1969 में गोविंदाचार्य जी आए मेरे हॉस्टल में। एक मेरे मित्र थे भोला शंकर बंधु, भागलपुर में रहते थे। उनसे उनको मेरे बारे जानकारी हुई थी। आना जाना शुरू हुआ, उनसे मित्रता हो गई। बाद में पता चला कि ये आरएसएस के प्रचारक हैं। फिर सुशील मोदी और कई लोग आने जाने लगे। थोड़ा तब से मेरी रुझान बनी और सबसे पहले 1969 में हम लोग जेल गए, विधानसभा का घेराव विद्यार्थी परिषद की तरफ से करने के लिए। पर उस समय भी मेरी कोई मंशा राजनीति में या किसी संगठन में सक्रिय होने की नहीं थी, क्योंकि हमारे जितने भी साथी थे वे सभी कैरियरिस्ट थे और मैं भी उसी में से एक था। क्योंकि 1966 में हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। उस समय नंबर के आधार पर एडमिशन होता था।
तो 1966-67 का सत्र था। अब उस समय घर से सब जगह से दबाव पड़ता था। मेरा सिलेक्शन हुआ पटना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के लिए। तो कई मेरे मित्र थे, उसमें नीतीश कुमार जी भी एक थे। शुरू में उन्होंने तय किया कि इंजीनियरिंग नहीं पढ़ेंगे, एमएससी करेंगे। बीएससी पार्ट वन में एडमिशन लिया। नीतीश जी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की और हम लोगों ने तय किया कि नहीं, यहीं रहेंगे। फिजिक्स में मैंने एमएससी किया। तब यही था कि हम लोग जो अच्छी नौकरियां हैं देश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर उसको तय करेंगे। अब धीरे धीरे ऐसा हुआ कि कोई घटना घर में परिवार में हो जाती है जिससे अचानक जीवन में मोड़ आ जाता है। तो मैंने तो आईएएस का फॉर्म भरा था, सब किया था, 74 का आंदोलन भी चल रहा था, मगर मेरे घर में कोई समस्या हुई जिसके कारण से मुझे इम्तिहान छोड़ना पड़ा। और छूटा तो फिर हम लोग इमरजेंसी के में जो चल रहा था भूमिगत आंदोलन, उसमें जुड़ गए। उसके पहले मुझे आरएसएस का प्रचारक भी नियुक्त किया गया था, छपरा जिले का जिला प्रचारक। इमरजेंसी लग गई, मैं जा नहीं सका। तो आरंभिक सार्वजनिक जीवन से ताल्लुकात मेरा यही है, मगर उस समय भी कोई ऐसा नहीं था कि राजनीति में जाएंगे। 77 में अचानक जब सरकार बनी, पहली बार इंदिरा जी के हारने के बाद कांग्रेस की सरकार दिल्ली की सत्ता से हटी, चंद्रशेखर जी जनता पार्टी के अध्यक्ष हुए। 2 इकाइयां बनी युवा की जनता पार्टी की। एक तो युवा जनता, जिसके शरद यादव जी हम लोग के मित्र थे, वो अध्यक्ष हुए। और दूसरे जो लोग जनसंघ और आरएसएस की विचारधारा के थे, उन लोगों ने एक जनता युवा मोर्चा नाम से एक संगठन बनाया, जिसके पहले अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी हुए। तो मुझे उस समय कहा गया, इनफैक्ट आरएसएस की ओर से कहा गया कि आप इस संगठन में जाइए, इसके लिए काम करिए, ज़रूरत है। तो मैं वहाँ गया, कुछ दिन काम किया, मगर मेरे बड़ी गंभीर मतभेद हो गए साल 2 साल में। मैं वहाँ से अलग हो गया। फिर जनता पार्टी में चंद्रशेखर जी के साथ हम लोग रहे। 1984 तक मैं बिहार का जनता पार्टी का महासचिव था। चंद्रशेखर जी वहाँ अध्यक्ष थे और छोटे साहब के नाम से जाने वाले सत्येंद्र नारायण सिंह बिहार के अध्यक्ष थे। फिर मुझे 4 साल के राजनीति में जो अनुभव हुआ, कई मैंने सार्वजनिक विषय उठाए। 1981 में मैंने सिंगरौली में थर्मल पावर प्लांट्स बन रहे थे 35,000 मेगावाट के। उससे बिहार की सोन नहरों के पानी पर क्या कुप्रभाव पड़ेगा, यह विषय मैंने उठाया था। उसमें इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हो गई थी दोबारा। फिर 1982 में जब हम लोगों के इलाके के खेत में बिस्कोमान की खाद पड़ी, फसल जल गई, तो मैंने वह विषय उठाया। उस समय तपेश्वर बाबू हुआ करते थे, बड़े सहकारिता के नेता, और उनकी तूती बोलती थी, मगर मैंने उन लोगों के खिलाफ में आवाज़ उठाई। और राजनीति में भी फिर इसके कारण से कई तरह के दबाव पड़ने लगे। 1984 में मैंने जनता पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया और मैंने कहा कि राजनीति करना मेरे बस की बात नहीं है। फिर किसान आंदोलन, खेतीहर मंच बनाया हम लोगों ने, जेपी विचार मंच बनाया, ऐसे ही चीज़ें चलती रहीं। फिर कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, एक मेरी मदद करिए कि 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई। उसके बाद लोकसभा विधानसभा चुनाव दोनों में ही विपक्ष का सफाया हो गया। तो उसके बाद जो चुनाव हुए थे, बिहार के चुनाव पर एक रिपोर्ट बनाई जाए, कर्पूरी जी का यह आग्रह था। 7 सदस्यों की समिति बनाया उन्होंने, मुझे भी एक रखा उसमें से। वह काम मैंने किया और उसी समय हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स ये पटना से प्रकाशित होने लगे। दीनानाथ मिश्रा जी हिंदुस्तान के संपादक थे, उन्होंने कहा कि आप मेरा अखबार ज्वाइन करिए। मैंने कहा कि सोच के बताऊंगा। मैंने उनको बताया कि देखिए, स्टाफर के नाते तो मैं नहीं ज्वाइन करूंगा, मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट के नाते ज्वाइन करूंगा। आप जितना काम करना चाहिएगा हमसे कराइएगा। तब से मैं पत्रकारिता में आ गया और 1993 तक पत्रकारिता में रहा। अरुण रंजन जी बने नवभारत टाइम्स के संपादक। उन्होंने मुझसे कहा कि आप फाइनेंस पर एक रिपोर्ट लिखिए, एडिट पेज पर हर हफ्ते छपेगा। उसके पहले मैं नवभारत टाइम्स हिंदुस्तान में कृषि पर, सिंचाई पर लिखता था। तो मैं मेरे साथ उनका ही एग्रीमेंट हुआ कि एक मेरा एडिट पेज पर छपेगा और मैं जो न्यूज़ दूंगा वो फ्रंट पेज पर एंकर के रूप में
उसको स्पेस दिया जाएगा। मैंने 5-6 साल काफ़ी शिद्दत के साथ मैंने पत्रकारिता की। फिर कुछ ऐसा मौका आया, आडवाणी जी पटना आए, मुझे बुलवाया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे सब दोस्त हैं यहाँ, पुराने गोविंदाचार्य हैं और लोग हैं, तुम पार्टी में आ जाओ। तो मैंने उनको बताया कि मैं कुछ सोच समझ कर आपको बताऊंगा आडवाणी जी, तुरंत मैं इसके बारे में नहीं कर सकता हूँ। और इसमें भी मध्यस्थ हमारे पहले के संपादक दीनानाथ मिश्रा जी ही थे। उस समय मैं सिंचाई आयोग में काम करता था, मुझे एक सिंचाई आयोग का फुल टाइम मेंबर बनाया गया था। उसकी रिपोर्ट भी मुझे लगता है कि दूसरे सिंचाई आयोग की रिपोर्ट थी। अभी तक उसके बाद कोई सिंचाई आयोग बिहार झारखंड में नहीं बना है। तो ये करते कराते मैं 1993 के मई से फिर भाजपा में एक्टिव हो गया, सक्रिय हो गया। पहले बुद्धिजीवी मंच में गया, उसके बाद पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हुआ, फिर पार्टी का प्रवक्ता हुआ। फिर मेरे जो अनुभव थे पत्रकार के नाते वित्त संबंधी खबरों को लिखने का, उस दौरान मुझे बजट का अध्ययन करने का मौका मिला। और मैंने 1994 में ही कहा था कि पशुपालन विभाग में बड़ा घोटाला हो रहा है और ट्रेजरी से अवैध निकासी हो रही है। कोई मानता नहीं था कि सीएजी है, विधानसभा में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, इसके बाद भी कैसे अवैध निकासी हो सकती है। 1996 में जब सीएजी ने अपनी रिपोर्ट दिया, तब मैं जो कहता था 2 साल पहले, वो बातें सही साबित हो गई। फिर तो हम लोग के अच्छे मित्र रहे हैं लालू जी, उनके विरुद्ध ही हम लोगों ने मुकदमा किया, केस किया, बहुत सारी बातें आई। और तब से अब तक का तो जो है वो सार्वजनिक है। लेकिन जिस प्रकार से आप एक ऐसा छात्र जो प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता हो, वो कोई इंसिडेंट संयोग करे कि कहें कि वो जो है वो पत्रकारिता में चला आता है, फिर राजनीति में चला आता है। जब आपके जीवन की जब यात्रा मतलब इतनी लंबी यात्रा है, उसका अवलोकन करने के बाद ये भी मतलब ध्यान में आता है कि आपने जो है वो कभी चीज़ों को लेकर के कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आपने कई बार जो है वो वैसे कई अपने जो करीबी लोग जो हैं वो उनसे भी जब मतभेद हुआ किसी विषय को लेकर के, तो आप जो है वो डिफ़र करके अलग रहे। जैसे चंद्रशेखर जी का भी आपने जिक्र किया, बाद के दिनों में आपका भारतीय जनता पार्टी से भी डिफ़र हुआ। तो और एक जो भ्रष्टाचार को लेकर के जो आपकी एक इमेज है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वो एक आवाज़ के तौर पर जो है वो सरयू राय आते हैं। तो कई बार जो है वो आप व्यक्तिगत साक्षात्कारों में भी कहते हैं कि किसी को खुश रखना, किसी को प्रसन्न रखना जो है वो मेरे जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो ये जो इतने सारे जो मतलब विशेषण आपके साथ लगे हुए हैं, तो ये क्या मतलब अंडरस्टैंडिंग बना करके चलना वो है एक अलग कला है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपने व्यवहार से समझौता नहीं करता है तो उसको किस प्रकार की परेशानियां अपने जीवन में झेलनी पड़ती है? इस मामले में मैं ये कहूँगा कि जयप्रकाश नारायण जी की बड़ी गहरी छाप मेरे ऊपर पड़ी थी। 74 का आंदोलन, भ्रष्टाचार, महंगाई, कुशिक्षा, बेरोजगारी, ये 4 मुख्य मुद्दे थे। और मैं अभी मानता हूँ कि किसी आदमी को आप बड़ी दूर से देख रहे हैं तो आपको बहुत महान आदमी दिखाई पड़ता है। अनेकों ऐसे लोग हैं कि उनके नज़दीक रहने का मौका मिलेगा तो रहे कि तो भी तो मेरे जैसा क्या मुझसे भी गया गुजरा है। जयप्रकाश जी के जितना नज़दीक हम लोग गए, लगा कि आदमी हम लोग जितना बड़ा समझते थे उससे कहीं अधिक बड़ा है। उस समय भी एक आध मुद्दे पर मैं छात्र संघ संचालन समिति का सदस्य था, तो जेपी आंदोलन में जेपी के साथ भी मतभेद हुए थे। और काम करते समय रास्ते में जो भी कहीं ऐसे मोड़ आते हैं जहाँ सोचने विचारने की ज़रूरत होती है, तो मुझे लगता है कि ये सही है, ये करना चाहिए। 1979 में जब रूस ने अफ़गानिस्तान पर चढ़ाई किया था और एक कमेटी बनी थी, कमेटी अगेंस्ट रसन एग्रेशन ऑन अफ़गानिस्तान, जिसमें सीपीआई को छोड़कर और कांग्रेस को छोड़कर बाकी सभी दलों के लोग उसमें थे। मुझे उस बिहार का कन्वीनर बनाया गया उसमें। इस आंदोलन के दौरान एक आध बिंदु पर मेरे इतने गहरे मतभेद हुए आरएसएस के लोगों के साथ कि मुझे बिल्कुल ही अलग होना पड़ा। वो संबंध बहुत दिनों तक विच्छिन्न रहा। चंद्रशेखर जी के साथ इतने बड़े व्यक्तित्व थे कि उनसे मतभेद हम लोगों का क्या हो सकता था।
मगर चंद्रशेखर जी ने भारत यात्रा किया था, कन्याकुमारी से लेके दिल्ली तक का पैदल यात्रा किया था। हम लोग बड़ी उससे उत्साहित थे। मगर जहाँ जहाँ कुछ लोगों के सुझाव पर चंद्रशेखर जी गए, हर जगह एक ट्रस्ट बनाते गए। भोड़सी आश्रम में एक ट्रस्ट बना लिया, रांची के आसपास भी 2-3 ट्रस्ट बनी, सुबोध कांत साहब आए, सब लोग उसके मैनेजर थे। मैं कहता था कि ये ट्रस्ट बनाना ठीक नहीं है, क्योंकि उसके पहले AR अंतुले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और एक ट्रस्ट के कारण ही उनकी गद्दी चली गई और राजनीति में भी बियाबान में चले गए। तो हमेशा कहता था, एक बार मैंने कह दिया चंद्रशेखर जी से कि ये ट्रस्ट बनेगा तो आपको भी लोग जनता पार्टी का अंतुले बोलने लगेंगे। तो चकचुक हुई, उनके नज़दीक के लोगों से इतनी परेशानी हुई कि मैंने कहा कि सब नहीं चलेगा। 84 में मैंने जुलाई में, मुझे याद है कि उसमें ओलंपिक का पहला गेम था और कलर टीवी नया नया आई थी, बड़ी क्रेज था कलर टीवी देखना है। तो हमारे एक दोस्त के पिताजी थे, उनके लिए हम लोग कलर टीवी खरीद के गए थे देखने, ओलंपिक देखा जाएगा इससे। तो उस समय अलग हो गया, मैं राजनीति से बिल्कुल अलग हो गया। अनेकों मौके आते हैं जहाँ मतभेद होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सिन्हा थे, जयप्रकाश जी की प्रतिमा लगाने के लिए वो अध्यक्ष थे और मैं महासचिव था उस कमेटी का। मतभेद हुआ और ऐसा मतभेद हुआ कि पटना में जयप्रकाश जी की 2 मूर्तियां लगी, एक आयकर गोलंबर पर और एक गांधी मैदान के पास में। उसमें जितने युवा साथी थे, जाबिर हुसैन साहब थे, शिवानंद तिवारी थे, नीतीश कुमार थे, वशिष्ठ नारायण थे, इन सब लोग अंत मेरे साथ खड़े हुए। एक ऐसा दृश्य था जिसकी कल्पना हम आज नहीं कर सकते हैं। जो पेरेंट पार्टियां थीं, कैलाशपति मिश्रा बीजेपी के थे, कर्पूरी जी लोकदल के थे, त्रिपुरारी शरण सिंह जनता पार्टी के थे, ये सारे के सारे बड़े नेता एक तरफ थे, जनरल सिन्हा के साथ थे और उनके युवा संगठन के सारे लोग हमारे साथ थे, एक साथ थे। मैं कन्वेनर था। आज कोई सोच सकता है क्या कि किसी पार्टी की युवा इकाई थोड़ा उससे डिफर कर जाए? वो हुआ। तो ऐसे मतभेद आते रहे। लालू जी से हम लोगों के बहुत अच्छे संबंध थे, मैं नहीं कहूँगा कि बड़ी हम लोग के मित्र घनिष्ठ थे, मगर अच्छे संबंध थे, घनिष्ठता के नज़दीक के संबंध थे। जब कुछ बातें आई ठीक नहीं हो रहा है तो मैंने तो कहा, मैं तो लिखता था, उसमें पत्रकार था, मैंने उनको टोका कि पशुपालन वाले जो रांची वाले रहने वाले हैं, ये आपसे जो करा रहे हैं वो ठीक नहीं है। अरे बहुत दिन के परिचित बाण से, यानी कि अच्छा संबंध बा, पहले मदद करत रहा से इनको, तो इसमें कर दिया, अपने फंस गया उसमें। मैं बीजेपी में आया, गहरा मतभेद हुआ पशुपालन घोटाले पर बीजेपी के भीतर। रांची से जितना दबाव पड़ता था, मैंने उनको कहा था कि रांची इसका केंद्र है और बीजेपी के लोग भी इसमें गहराई से शामिल हैं। बहुत मतभेद हो रहा था इसमें, उसमें के अध्यक्ष से सबसे मतभेद हुआ। हम लोग एक तरह से बगावत करके पेरेंट पार्टी से हम लोगों ने CBI जांच के लिए हाई कोर्ट में केस फाइल किया। रविशंकर प्रसाद को वकील रखना, ये सबके विरोध के बाद हमने कहा, रविशंकर तो उसमें नए अपने पिताजी के असिस्टेंट थे, वकालत में आए थे। मैंने कहा कि नहीं, हम लोगों का वकील यही होगा, रविशंकर ही होंगे, क्योंकि ये मामला कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, मामला फैक्ट बेस्ड है, हम लोग फैक्ट देंगे, रविशंकर अच्छा बोलते हैं, वकील होंगे। और भी कई मौके आए, तो मैं तो हर जगह अपनी बात कहता हूँ। यहाँ 2003 में जितने बड़े मतभेद हुए बीजेपी के लोगों के साथ, 1995 में तो जितने बड़े नेता थे बीजेपी के यहाँ, कड़िया मुंडा, रामटहल चौधरी, देवदास आप्टे, गुलशन आजमानी उसमें बड़े नेता हुआ करते थे, अजय मारूत थे, इन सबों ने तो समानांतर संगठन बना लिया, वनांचल विकास मोर्चा 6 महीने तक चलाया। तो मगर हम लोग डटे रहे। मैंने कहा, गोविंदाचार्य हम लोगों के साथ थे, सबों से कहा कि बाबूलाल मरांडी को अध्यक्ष बनाया गया है, इस कारण से विरोध हो रहा है, तो इस बात पर अडिग रहना चाहिए कि हम लोग इनकी मदद करके इनको हम लोग स्थापित करेंगे। तो हम लोग, समय आता है, स्वभाव बस है, कहिए स्वभाव दोष कह सकते हैं इसको, कि आदमी खड़ा हो जाता है। और जब भी ऐसे मौके, मधु कोड़ा हम लोग के बड़ी प्रिय कार्यकर्ता थे, मुख्यमंत्री बने तो मैंने तो 3-3, 4-4 चिट्ठियाँ लिखी, आप ये गलत कर रहे हैं। फिर वो झंझट शुरू हुई। उसके बाद भी ये सब चीज़ें चलते रहती हैं, मगर मुझे लगता है कि जो सही लगता है उसको 3, 4, 10, 20 लोगों से बात करके परखिए कि आप सही हैं कि नहीं। अगर आप सही हैं तो आपको उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए, उसके लिए खड़ा रहना चाहिए। और लास्ट तक भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर मुझे चुनाव लड़ना पड़ा, उसमें भी यही बात थी। मैंने कहा था कि बिहार में ऐसा हो रहा है, 4 अगस्त
2017 को मैं प्रधानमंत्री जी से मिला था, उनको बताया था कि इस कैबिनेट में रहने से हमको शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, इसलिए मैं कैबिनेट से अलग होना चाहता हूं। और आपके पास मैं इसलिए आया हूं कि आप लोगों के दबाव के कारण ही रघुवर दास जी ने हमको मंत्री बनाया था। ऐसे ही मैं छोड़ दूंगा तो आप लोग कहिएगा कि साहब बनवाया, हम लोगों ने छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा कि कैबिनेट छोड़ने के बारे तो सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। और मैं अपनी तरफ से तो बड़ी विनम्रता के साथ मैं चाहता हूं कि दूसरे की जो बात है वो अच्छी है, ठीक है, तो मैं खुद परखता हूं कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूं। और जब चुनाव लड़ने की बात आई अलग से, तो मुझे याद है मैं तो दिल्ली गया। मुझे पता था कि रघुवर दास जी मुझे टिकट नहीं लेने दे रहे हैं और मुख्यमंत्री हैं तो पार्टी इनकी बात मानेगी, आला कमान इनकी सुनेगा। मैं गया आला कमान के पास, उनके नेताओं से मैंने कहा कि अगर आपको मुझे टिकट नहीं देना है तो आप मुझे अभी बता दीजिए, मैं खुद ही पत्रकार मित्रों को बुलाऊंगा, घोषणा कर दूंगा कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मगर ये हुआ नहीं। मैं राजनाथ जी से मिला पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग के दिन पहले, मैंने उनसे भी कहा कि कल तक बता दें लोग कि मुझे टिकट नहीं देना है, मैं घोषणा करूंगा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मगर यदि मुझे अपमानित करेंगे तो मैं उसी व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा जिसके कारण ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है। राजनाथ जी ने पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में कहा, मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने खिल्ली उड़ाया, लड़ेंगे 5000 वोट आएगा। पहला लिस्ट निकला पार्लियामेंट्री बोर्ड का, मेरा पेंडिंग, दूसरा में पेंडिंग, तीसरा में पेंडिंग, चौथा में पेंडिंग हुआ और एक दिन बाद नॉमिनेशन का लास्ट डेट था। तब मैंने घोषणा किया कि मैं भाजपा से लड़ूंगा और इन्हीं के खिलाफ जाके इनके क्षेत्र में ही चुनाव लड़ूंगा। तो मैं तो हमेशा ही अपनी तरफ से संगठन हो, व्यक्ति हो, मित्र हो, सबको मौका देता हूं और अपने आप को सबसे पीछे रखने का प्रयास करता हूं। बड़ी स्थितियां हैं, इसलिए मुझे भरोसा हो गया है कि नियति कुछ होती है, ऊपर वाला भी कुछ होता है। वो तय किया होता है कि आपको भेजा है हमने धरती पर, तो आपके लिए हमने काम भी निश्चित करके भेजा, यही काम आपको करना है। इसी भरोसे के साथ मैं काम करता हूँ। कि सामान्य तौर पे एक जो जनप्रतिनिधि होता है, विधायक होता है, वो अपने क्षेत्र की समस्याओं में उलझा होता है, लेकिन आपका जो एक व्यक्तित्व है, एक जेस्चर है, तो लोगों की भी अपेक्षा रहती है। आप घूमते भी हैं, कई सारे मुद्दों को उठाते भी हैं, आपने राजनीति से भी इतर कई मुद्दों को उठाया है, जैसे पर्यावरण वगैरह को लेकर के। और एक जो बड़ी उपलब्धि है कि दामोदर जैसी प्रदूषित नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए भी आपने जो है वो बहुत बड़ा एक अभियान चलाया। भ्रष्टाचार पे जब चोट होती है तो कभी न कभी ऐसा भी होता है कि जो भ्रष्टाचारी जो होते हैं वो हर तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। तो जीवन में जो है वो कभी आपने डर अनुभव किया, कभी कहीं से धमकी जो है वो आपको मिली, आपको शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की या किसी अन्य प्रकार से? नहीं, कोई इस तरह का मौका तो नहीं आया, मगर हर बार जब मैंने मुद्दे उठाया तो प्रतिक्रिया में मेरे विरोध में तो जो लोग जितना कर सकते हैं करते ही थे। लालू जी के समय भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया 1994 में 11 अक्टूबर को, तो उन्होंने भी कहाँ कहाँ मैं क्या कर रहा हूँ उसकी खोजबीन की, मगर कुछ मिलता नहीं है। मेरे मन में भी होता है कि मैं कोई ऐसा काम करूँ जिससे मुझे कुछ कमाई हो, बिजनेस हो। और कई बार मैंने आरंभ भी किया। मैं कोई भी काम यह सोचकर करना चाहता हूँ कि मुझसे 2 पैसे की आमदनी होगी इसमें, तो मुझे नुकसान हो जाता है। 1 दर्जन प्रयास मैंने किया, ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं किया। 1989-90 से लेकर आज भी 2-4 साल तक भी मैं करता हूँ कि भाई कुछ तो काम किया जाए जिससे कुछ पैसे आए, लाभ हो। वो नहीं हो पाता है तो मैं भी जिद नहीं छोड़ता हूँ, कोशिश करता हूँ, असफल हो जाता हूँ, विफल हो जाता हूँ। तो इसलिए मेरे पास ऊपर वाले की, ईश्वर की, अल्लाह की, किसकी भी कहिए, कि लगता है कि कोई कृपा रहती है कि मुझसे कुछ गलत नहीं हो पाता है। मैं कोई काम गलत करने का मन में भी आता है तो वो हो नहीं पाता है मुझसे। तो मैं अडिग रहता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि भाई कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत कैलकुलेशन करिए, प्लानिंग बनाइए कि हमको ये काम करना है। एक लम्हे में कोई चीज़ सामने आ जाती है, ख्याल में आ जाता है, लगता है ठीक है, आदमी उस पर अड़ जाता है
इतनी ही बात होती है। दामोदर जो नद है, मुझे 2004 के लोकसभा चुनाव में ड्यूटी दिया गया उस इलाके में, जो दामोदर का इलाका। मैंने देखा कि पूरा पानी ही काला है, छाई ही बह रही है, उसमें पानी बह ही नहीं रहा है। तो मुझे लगा ये कुछ ना कुछ करना चाहिए। रांची आए, हम लोग 10 लोग बैठे, किया जाए। उस समय चुनाव का रिजल्ट नहीं आया था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। तब हम लोगों ने दामोदर बचाओ आंदोलन की स्थापना किया, काम शुरू किया। और इसमें सीखते सीखते बहुत जानकारियाँ मिली और मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि किसी भी नदी को या नद को हम साफ कर देंगे, ये सोचना हमारी धीरजता है। मैंने 4 अगस्त 2017 को नरेंद्र भाई से बात हुई, प्रधानमंत्री जी से, व्यक्तिगत हालचाल के बाद उन्होंने पूछा पर्यावरण के बारे में, आपके काम के बारे में। तो मैंने कहा कि आप लोग क्लीन गंगा मिशन में जो भारत की सरकार 6000 करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है और गंगा जी साफ नहीं हो रही हैं, तो मेरा ये मानना है कि सरकार को, संस्था को, व्यक्ति को धीरजता नहीं करनी चाहिए कि हम नदी को साफ कर देंगे। नदी तो मानसून के 4 महीने में अपने आप को खुद साफ कर लेती है, उसके बाद 8 महीने हम गंदा करते हैं। तो साफ करने के बदले में इसको गंदा करना छोड़ दें तो नदी साफ रहेगी। मेरा ही इससे निष्कर्ष निकला और दामोदर में हम लोगों ने यही किया। सबों के यहाँ दबाव डालकर, धरना देकर, हर 5 जून को हम लोग BCCL, CCL, DVC इनके सामने धरना देते थे कि तुम्हारी ही छाई है, बोकारो स्टील की राख है, तेल है, इससे दामोदर गंदा हो रहा है। और अंत में पीयूष गोयल से पुराने संबंध थे। मैंने उनसे कहा कि आप ऊर्जा मंत्री भी हैं, कोयला मंत्री भी हैं, एक बार सबों की मीटिंग बुलवाइए। उन्होंने सबकी मीटिंग दिल्ली में बुलवाया। शुरू में बहुत लोगों ने बहस किया, असंभव है, नहीं हो सकता है। तो मैंने कहा कि आप एक SOP तो बनवाइए, इनसे कहिए कि आप ये काम मत करिए। उन्होंने थोड़ा गंभीरता से लिया, साल भर। फिर सारी चीज़ें अपने आप ठीक होती गई, बिना एक पैसा लगाए हुए। आज दामोदर 95% से अधिक प्रदूषण से मुक्त हो गया है। और अब शहरों से जो जलमल जाता है गंदा, उसके लिए भी भारत सरकार ने सब जगह ट्रीटमेंट प्लांट स्वीकृत कर दिया है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कर दिया है। तो ये तो हम लोगों को 2004 से लेके 15-16 साल लगे, मगर उसमें जो हम लोग सोचते थे वह उसमें हो गया। सभी ने अपने यहाँ ऐसा मैकेनिज्म किया कि हमारी गंदगी नदी के भीतर नहीं जाए। जी सर, राजनीति तो बड़ा व्यस्तता भरा आपका कार्यक्रम था, सुबह से लेकर के देर रात तक। एक जिज्ञासा मन में रहती है कि आपको लगातार देखा कि आप तो राजनीतिक विषयों में ही उलझे रहते हैं, बैठक, लोगों से मिलना, संपर्क करना, आना जाना, लगातार ट्रेवल करना। तो इसके अलावा जो आपकी अभिरुचि जो है, और इसके अलावा जो आपका अपना समय है परिवार के साथ, मित्रों के साथ, उसके लिए कैसे समय निकालते हैं और किन विषयों में आपकी अभिरुचि? देखिए, इस बारे में भी जैसे मैंने कहा ना कि एक ईश्वरीय रचना हो जाती है। मेरा विवाह तो बहुत पहले गांव में बचपन में हो जाता था, 13 साल की उम्र में हो गया था। घर में 2 भाई थे, अच्छा खासा 3 फसल होने वाला 44-45 एकड़ ज़मीन हम लोगों की थी। सब लोग खेती में लगे रहते थे। मैं पढ़ाई में अभिरुचि थी। धीरे धीरे धीरे, इसलिए हम लोगों को कोई अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नुकसान होगा, ऐसा नहीं था। फिर भी घर परिवार ऐसा तो चाहते हैं कोई अच्छी नौकरी करिए। इसमें भी समय के साथ साथ चीज़ें होती गईं और बाद में हमारे पत्नी का देहांत हो गया 1997 में। उसके बाद मैंने हमारे पास हमारे हिस्से की जितनी भी संपत्ति थी, हमारे छोटे भाई थे, 2 ही थे, हमने उनको दे दिया, 100% दे दिया। घर का, गांव का, खेत बगार सब दे दिया। तो उसे मैं निश्चिंत हो गया। उसके बाद भी हमारे एक दोस्त थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। उनका परिवार है, वो लोग अभी भी मेरे साथ रहते हैं, घर जैसे ही रहते हैं। इसको लेकर कई लोग सवाल भी उठाते हैं। तो इस तरह से एक कहा जाए कि हमारे भाई, छोटे भाई के परिवार है, वो है, ये लोग हैं, मिला जुला कर एक परिवार रहता है। मगर इसमें मुझे इन लोगों के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, बल्कि यही लोग स्वावलंबी हैं, मेरे लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इसलिए इस मामले में मैं निश्चिंत रहता हूँ, कोई चिंता नहीं रहती है मुझको। और उस तरह से देखें तो जब हम 1998 में MLC बने, उस समय से और आज की स्थिति में तो बहुत ही अच्छी स्थिति है हम लोगों को। आर्थिक दृष्टि से भी कहिए, किसी चीज़ की कमी नहीं है।
मगर सामाजिक काम में आप लगते हैं तो यदि अभिरुचि है तब तो काम ठीक से होता है, नहीं तो आधे अधूरे मन से ऐसे कोई काम नहीं होता है। तो पत्रकारिता किया, तब से लिखने पढ़ने की आदत लगी, तो वही रहता है आजकल सोशल मीडिया से लेकर सभी चीज़ों को लिखना पढ़ना। और बीच में जो कई बात उठ जाती है भ्रष्टाचार आदि वाली, मैं सबको कहता हूँ कि देखिए भ्रष्टाचार के बारे में मेरी अपनी सोच है। कोई आदमी बिजनेस में व्यवसाय में अलग है, मगर जब हम सरकार में आते हैं तो सरकार का मुख्य काम क्या है कि भाई आप जनता से जो टैक्स वसूलते हैं, भारत सरकार से जो अनुदान मिलता है, कहीं से आप बाजार से ऋण लेते हैं, मिलाकर जो पैसा साल भर में होता है, आप बजट बनाते हैं खर्च करने का उसको, तो ये खर्च जनता के हित में होना चाहिए। सरकार का इतना ही काम है कि कमाई को जनता के लिए खर्च करे। इसमें जो काम करता है उसे गलतियां होती हैं, इसलिए किसी आदमी से गलती हो गई, मगर उन्होंने बता दिया कि साहब आपने ये गलती कर दिया, और आप मान लेते हैं, उस गलती को सुधार लेते हैं, तो भ्रष्टाचार की वहीं पर भ्रूण हत्या हो जाती है। यदि आपको बार बार लोग बताते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, फिर भी आप गलत पर गलत करते जाते हैं, तब भ्रष्टाचार का सृजन होता है उसमें से। नियम कानून बने हैं, नियम कानून के आधार पर काम करिए। ये नहीं होता है तो भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है। इसलिए मेरा भ्रष्टाचार की जो परिभाषा है इसी सीमित दायरे में है, और सत्ता में जो महत्वपूर्ण स्थान पर हैं उनकी ही भ्रष्ट आचरण की या भ्रष्ट गतिविधियाँ समाज के सामने समस्याएं पैदा करती हैं। ये भ्रष्टाचार न रहे तो दोगुनी रफ्तार से हमारी प्रगति हो सकती है, पूरे देश भर में हो सकती है। मगर मैं इसमें भी देखता हूँ कि इसमें अपना पराया नहीं देखना चाहिए कि दूसरे का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है और अपना भ्रष्टाचार शिष्टाचार है। यहीं पर मैं जहाँ भी रहता हूँ, जिस दल में, जिस समूह में, वहाँ मेरा मतभेद होता है। मैं मंत्री था तभी मतभेद हुआ, मंत्री रहते मुझसे भी 2-4 गलतियाँ हुई, जैसे अफसरों ने कहा कि ये गलत है, मैंने उसमें सुधार कर दिया। मगर लोग गलत पर गलत करते गए तो मैं आवाज़ उठाता था। और आज भी हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हम लोगों से बड़ी करीबी रहे हैं, वो भी कहते हैं कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। वो कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी देश के हमारे खिलाफ में इकट्ठा हो जा रहे हैं। तो इस दरमियान भी मैं यही कहता हूँ कि सामने तो भ्रष्टाचारी दिखाई पड़ते हैं, मगर हमारे दाहिने बाएं जो लोग हैं, ज़रा उनकी तरफ भी नज़र डालनी चाहिए। कम से कम भ्रष्टाचार हो गया है तो आप स्वीकार कर लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे ये कह लीजिए। मगर ये नहीं होगा तो हमारे साथ जो भ्रष्टाचारी है वो इसी नाते स्वीकार होना चाहिए कि हम देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इनका समर्थन रहेगा तभी हम अच्छा कर लेंगे। ये तर्क अगर दमदार होगा तो प्रगति की रफ्तार धीमी होगी और अच्छे काम करने में रुकावट आएगी। तो मैं भ्रष्टाचार को इसी सीमित संदर्भ में देखता हूँ, और मुझे लगता है कि लोग स्वीकार कर लें शासन में, सरकार में, तो सरकार से भ्रष्टाचार बहुत कम हो जाएगा। दूर तो नहीं हो सकता है, और बहुत कम हो जाएगा। झारखंड में आपका एक लंबा वक्त बीता है। झारखंड जब अलग होकर के जब बना अलग बिहार से, तो लगभग 14 सालों तक कहें तो यहाँ अस्थाई सरकारें थी। पिछले लगभग 9 सालों से यहाँ अस्थाई सरकारें हैं। तो आपको क्या लगता है कि 2014 से जब यहाँ पर अस्थाई सरकार है तो क्या किसी प्रकार का बदलाव होता है? क्या अस्थायित्व जो है वो बदलाव के लिए आवश्यक है? अब इसको मैं दूसरे नज़रिए से देखता हूँ। मैं कभी नहीं मानता हूँ कि झारखंड में कोई अस्थिर सरकार थी। पहली सरकार बनी, बाबूलाल जी मुख्यमंत्री बने, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और आजसू, इसको मिलाकर बहुमत से 2-4 ज़्यादा ही लोग थे। तो सरकार इसलिए नहीं गई कि अस्थिर थी, सरकार इसलिए गई कि सरकार के भीतर अस्थिरता पैदा करने वाले लोग आ गए, इसलिए बाबूलाल जी की सरकार चली गई। अर्जुन मुंडा की भी सरकार गई, इसी कारण से गई क्योंकि उन्होंने कुछ निर्णय लिए थे खान विभाग के बारे में, वह निर्णय नहीं पचा तो कुछ लोगों ने बगावत किया और सरकार चली गई। अगर अस्थिर सरकार कहेंगे तो 2006 से 2010 के बीच भी तो कांग्रेस और जेएमएम मिलाकर पूर्ण बहुमत था।
शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री बने, रघुवर दास जी उप मुख्यमंत्री बने, तब भी सरकार के पास बहुमत था। अब 2-3 घटक भी मिलकर कहेंगे कि अस्थिरता हो गई, किसी एक दल को ही पूरा बहुमत चाहिए, तो ये नहीं चलता है। वाजपेयी जी ने तो 23 दलों की सरकार चलाई थी, मनमोहन सिंह जी ने भी चलाई, तो इसमें कोई अस्थिरता ऐसी तो नहीं हुई। इसलिए ये जब आप साथ आते हैं तो मिलकर राज्य के हित में, जनता के हित में कुछ नीतियां बनानी चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। नीतियों पर मतभेद हो, अलग हो जाइए, मगर व्यक्तिगत कारणों से मतभेद होते हैं, वो मुख्य कारण है। 2014 से 19 के बीच तो 5 साल तक न केवल पूर्ण बहुमत की सरकार थी, मगर डबल इंजन की भी सरकार थी। तो डबल इंजन की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार भी कुछ वैसा नहीं कर सकी। मैं नहीं कहता हूं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, मगर जो राज्य के विकास के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो काम होना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। इसलिए भी कहा गया है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो 14 से 19 के बीच में तो यही हो गया। आज जो हेमंत सोरेन जी के चारों तरफ जितने नाम आ रहे हैं, वो नाम तो पैदा उसी समय हुए। मैं तो कहता भी हूं कि जो ईडी ने चार्जशीट दिया है 2 मामले में, ईडी जांच में जो सबूत इकट्ठा कर रही है, ये सारे के सारे सबूत 2015-16 तक जाते हैं, मगर ईडी को 2020 तक ही दिखाई पड़ता है। तो इसलिए ये संख्या बल, एक दल का एब्सोल्यूट होना भी नुकसान करता है। इसलिए बैलेंस नियंत्रित रहता है। पार्टी के भीतर ही एक ऐसा दबाव ग्रुप बने जो नियंत्रण रखे, ये भी नहीं हो पाता है। अब आला कमान और पार्टी के नेताओं के बीच में जैसे रिश्ते बन गए हैं, वे रिश्ते तो लोकतंत्र के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले रिश्ते हैं। और स्वस्थ लोकतंत्र नहीं रहेगा तो किसका बहुमत है, किसका बहुमत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। धीरे धीरे व्यक्ति केंद्रित जो राजनीति होने लगी है, यही राजनीति नुकसान पहुंचा रही है। तो मैं तो आज मुख्यमंत्री हैं हेमंत जी, मैं तो उनसे भी कहता हूं, सबसे कहता हूं कि व्यक्तिगत रूप से लीजिए तो मेरे मन में उनके लिए बहुत अधिक स्नेह रहता है। मैं चाहता हूं कि वो अच्छा करें, मगर कोई ऐसा कदम होता है जो अच्छा नहीं लगता है तो मैं कह भी देता हूं कि भाई अच्छा नहीं है, तो मैं वो बताता हूं। एक आध बार मैंने बताया है, और आज भी मानता हूं कि जितने मुख्यमंत्री हुए उसमें से किसी से भी कम शालीनता इनकी नहीं है। व्यक्तिगत व्यवहार में आदर सम्मान की बात है, ये सारी चीज़ें हैं। मगर अब उनके सामने कुछ परिस्थितियां आ जाती हैं, कुछ करना पड़ता है, कुछ हो जाता है, तो इसके बारे में आदमी बिल्कुल चुप रहे, न बताए, न कहे, तो ये भी ठीक नहीं लगता है। तो ये सब मानता हूँ कि मेरा स्वभाव दोष है, मैं इसको विशेषता नहीं मानता हूँ अपनी ये स्वभाव का दोष है कि मेरा नज़रिया इस तरह का राजनीति में सत्ता के शीर्ष पर या सत्ता के शीर्ष के नज़दीक बैठे लोगों के प्रति हो जाता है। इस तरह आप तो विधानसभा की विभिन्न महत्वपूर्ण समितियों में भी रहे हैं, अभी भी आप सरकारी उपक्रम समितियों में हैं, तो इसमें जो है वो किस प्रकार का योगदान रहता है? देखिए, मैं तो कोशिश करता हूँ कि मैं समितियों में 100% योगदान दूँ, मगर ऐसी परिस्थिति बन गई है आज, हमारे यहाँ बहुत सारी समितियाँ हैं, अब सारे के सारे माननीय सदस्य हैं, हम लोगों के सहकर्मी हैं, वही रहते हैं। मगर आज ही मेरे समिति की बैठक थी, मैं अकेले ही था उसमें, 5 सदस्य हैं, वो नहीं आए। अब आज की बैठक में जो निर्णय लिए हैं उसका कोरम पूरा होने के लिए 2 तो सदस्य मिनिमम चाहिए, नहीं तो अकेले रहेंगे तो आज आपने जो भी निर्णय लिया है वो निर्णय लागू नहीं हो सकता है। समितियों की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि जब विधानसभा सेशन में नहीं रहती है तो ये मिनी विधानसभा का काम करती हैं। विधानसभा में जो सवाल पूछे जाते हैं, जो मुद्दे उठाए जाते हैं, सरकार के जो विभिन्न अंग हैं, उन सभी अंगों पर नियंत्रण रखने का काम इन समितियों के माध्यम से हो सकता है। मगर तब इन समितियों के महत्व को समिति के सभापति और सदस्य भी समझें कि इतना है, इसमें कमी है, बहुत अधिक कमी है। मैं तो टूर में गया था, 2 जिले में एक सदस्य रहे, बाकी जिलों में तो मैं अकेले ही गया।
मैंने बाहर जाना समिति के टूर का छोड़ दिया है, क्योंकि बाहर जाने में अगर अकेले आप हैं तो बड़ी हंसाई होती है। वहाँ दूसरे राज्य में आप जा रहे हैं, वहाँ के समकक्ष समिति के साथ मिल रहे हैं, वहाँ के सभाध्यक्ष से मिल रहे हैं, और समिति के नाम पर एक ही आदमी है, दो आदमी है, तो लगता है कि भाई ये लोग क्या सोचेंगे हमारे लिए। तो थोड़ी गंभीरता अब तो आज जो हमारे सभा अध्यक्ष हैं, इन्होंने कई काम शुरू करा है, प्रशिक्षण कराना, बताना, ये सब किया है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे समितियों का महत्व माननीय सदस्य समझे तो सरकार पर बहुत अधिक नियंत्रण इसके माध्यम से हो सकता है। अब तो सरकारें इतना बेलगाम होती जा रही हैं कि विधानसभा में गुमराह करने वाला जवाब देना तो अलग बात है, वो 100% गलत जवाब देते हैं, आंकड़े भी गलत रखते हैं। अब इन पर अगर नियंत्रण नहीं हो पाएगा, आश्वासन समिति कर सकती है, प्रश्न ध्यानाकर्षण समिति कर सकती है, निवेदन समिति कर सकती है, ये बढ़िया से काम करें तो सरकार के अधिकारियों की हिम्मत नहीं होगी कि विधानसभा में वो गलत जवाब दे सकें। मैं तो जो हर सेशन में 3-4 चिट्ठी लिखता हूँ कि हमारे इस प्रश्न का जवाब इस तरह से गलत दिया इस आदमी ने, बाद में सुधरता है, कुछ नहीं सुधरता है, प्रक्रिया है, समय लगता है, मगर विधानसभा की समितियों का बहुत अधिक योगदान हो सकता है अगर हम इसको गंभीरता से लें। भविष्य की योजना के बारे में अगर हम बातचीत करना चाहें संक्षेप में, आप कुछ अगर बताएं कि आगे कुछ करना चाहते हो आप अपने क्षेत्र के लिए या फिर राज्य के लिए या फिर राजनीति के क्षेत्र में ही। देखिए, अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के समाधान में मैं हफ्ते में 4 दिन लगाता हूँ, छोटी से लेकर बड़ी। मैं तो जमशेदपुर से हूँ, वहाँ बड़ा भारी कारपोरेट सेक्टर है और उस कारपोरेट सेक्टर को कई जिम्मेदारियां मिल गई हैं लोगों को, पानी देने का, बिजली देने का, सफाई करने का। तो मेरी तो रोज लड़ाई होते रहती है उनसे। कल ही हुई, पानी का रेट बढ़ा दिया। मैं उनसे यही कहता हूँ, मैं बिल्कुल साफ कहता हूँ कि देखिए, कोई भी मुनाफा कमाने वाली कंपनी एक सीमा से अधिक कल्याण का काम नहीं कर सकती है। ये सरकार ही कर सकती है, सब्सिडी दे सकती है, घाटा उठा सकती है, कंपनी नहीं उठा सकती है। तो आप लोगों को जो ये काम मिला है, आपने लिया है लीज एग्रीमेंट के तहत, इसको आप सही तरीके से करिए। मैं आपके प्रोडक्शन में, ट्रेड में, बिजनेस में मैं एक पैसे की रुचि नहीं रखता हूँ, मगर जो काम आपने जनता के लिए लिया है उस काम में कोताही होती है, उस काम में भी आप मुनाफा करना चाहते हैं, तो मेरा इसमें विरोध होता है और अक्सर मेरा संघर्ष होते रहता है। मगर पिछले 3 वर्षों में मैंने उनको कई काम कराने के लिए राजी कर लिया है जो पिछले 25-26 वर्षों में नहीं हुआ था। अब ये तैयार हो गए हैं कि जमशेदपुर में जो हमसे मांगेगा उसको बिजली देंगे, जो मांगेगा उसको पानी देंगे, जहाँ तक सरकार कहेगी हम सफाई करेंगे। आज ही मैं सूडा के डायरेक्टर से मिला था कि भाई मैंने प्रयास किया और ऊर्जा विभाग ने एक कमेटी बना दी जमशेदपुर के लिए, जिसमें बिजली JBVNL के GM, जुस्को के GM रहते हैं, पब्लिक प्रतिनिधि का तो मैं रहता हूँ, और हर महीने 1.5 महीने पर हम लोग बैठते हैं कि बिजली की स्थिति में कितना टाटा स्टील का योगदान हुआ। तो मैं आज इनसे मिला था इसीलिए कि पेयजल आपूर्ति में, सफाई में भी आप एक समिति बनवा दीजिए। आपके वहाँ JNSC है, वो कन्वेन करे, जुस्को के MD रहे उसमें, JNSC के विशेष पदाधिकारी रहे, टाटा लीज के ADM रहे, हम लोग जैसे लोग भी रहे हैं। मगर ये महीना 2 महीने में बैठे, ग्रीवांस सेल होना चाहिए। सरकार ने एग्रीमेंट तो कर लिया कि जन सुविधाएं टाटा स्टील देगा, मगर नहीं देगा तब हम क्या करेंगे, कोई शिकायत लेकर कहाँ जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है उसमें। तो मैं क्षेत्र के लोगों के लिए, अब जमशेदपुर जैसे इलाके में लोग नहीं सोच पाते हैं कि भाई यहाँ भी 20-25 हज़ार का एक इलाका, एक मुश्त ऐसा है जहाँ आज तक पानी नहीं गया है, बिजली नहीं गई है, अनेकों बस्तियाँ ऐसे हैं। तो मैंने तो नियम कानून का हवाला देकर, एग्रीमेंट का हवाला देकर टाटा स्टील को राजी कराया है। अब वो दे रहे हैं, सब देना शुरू किए हैं। दूसरा कि मुझे ये 3 साल का अनुभव है कि अगर नगर पालिका के नियम कानून लागू नहीं होंगे और बेतरतीब निर्माण होते रहेगा तो 10 साल के बाद जमशेदपुर ऊंची इमारतों वाला स्लम बन जाएगा। इसलिए जितने ड्रेन हैं, घर में पानी दे रहे हैं, घर से पानी निकलता है, जलमल निकलता है, तो उसके निकासी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। मैं गया था यह देखने के लिए इंदौर,
इंदौर ने 2015 से लेके और 22 के बीच में इतनी पुष्ट व्यवस्था की है जो 100% इफिशिएंसी पर काम करती है। और मैं यहाँ आया जो उसको के एमडी से बात हुई, उन्होंने उनसे पूछा कि हम लोग की क्या रेटिंग है, तो मैंने उनसे कहा कि इंदौर अगर पीजी की पढ़ाई कर रहा है तो आप लोग नर्सरी में एडमिशन लेने के लिए स्कूल खोज रहे हैं। ये अंतर है यहाँ के बारे में। आप लोग कुछ पैसा लगाइए, सरकार कुछ पैसा लगाए और तब हम बेहतर बनाएं जमशेदपुर को। एक काम यहाँ के स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ने किया है, मैं गया था देखने उसको एक दिन, कल उनको उसी के लिए पुरस्कार भी मिला है, इंदौर में राष्ट्रपति ने दिया है। और वो काम बढ़िया किया है, हालांकि मौलिक काम नहीं है, वो काम है कि किस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को, शहर की व्यवस्था को, और अच्छा काम कर रहे हो। ये खुशी होती है ऐसा काम होता है तो, मगर जो मूलभूत काम है उस पर हम वो पीछे रह जाते हैं। और मेरा ये अनुभव अब बना है कि हम लोग हर बजट में नया नया प्लान की घोषणा करते हैं, नया प्लान बनाते हैं, मगर पहले जो हम काम कर पाए हैं वो उस काम का रख रखाव कैसा है, उसका मेंटेनेंस कैसा है, वो ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको हम नहीं देखते हैं। और बेतरतीब हम लोग निर्माण किए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि अस्पताल की बिल्डिंग बन जाए, सीएससी बन जाए, पीएचसी बन जाए, स्कूल बन जाए, बिल्डिंग बन जाए, भले वो बिल्डिंग कोई काम न करे। तो जब आप कोई चीज़ योजना से योजना में दे देते हैं तो उतना ही ध्यान उसको मेंटेन करने पर भी रखना चाहिए। ये नहीं होता है, इस सरकार में भी नहीं के बराबर है, पहले की सरकारों में भी नहीं रहा है। ये हम नहीं करेंगे तो नया काम करते जाइएगा और पीछे का काम अपना खंडर होते जाएगा, बेकार होते जाएगा। पहले तो मोदी जी ने योजना आयोग को ख़त्म कर दिया। मुझे आज तक नहीं जंचता है कि योजना आयोग को क्यों ख़त्म किया गया, मगर उन्होंने ख़त्म कर दिया। हम लोग उनके साथ थे तभी ख़त्म किया। अब नीति आयोग बन गया है, तो योजना आयोग के काम में तो प्लान और नॉन प्लान का अलग अलग बजट रहता है। इसमें तो समझ में नहीं आता है कहाँ से कैसे बजट आता है, कहाँ खर्च होता है। तो मैं यही मानता हूँ कि सरकार जनता से लिए गए टैक्स को अच्छी तरह से खर्च करे और जो परिसंपत्तियाँ खड़ा हो रही हैं वो सार्थक खड़ा हों, और जो खड़ा हो गई हैं उनका मेंटेनेंस भी हम करें, तो राज्य आगे बढ़ेगा और बेहतर बनेगा। झारखंड में बहुत संभावनाएं हैं और मुझे तो आज भी हेमंत सोरेन जी से बहुत उम्मीदें हैं कि ये अगर सही रास्ते पर अडिग रहें तो मुझे लगता है कि राज्य की बेहतरी हो सकती है। धन्यवाद सरयू राय जी। एक लंबी बातचीत, एक विस्तृत बातचीत एक महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्ती के साथ, सरयू राय जी के साथ हम लोगों ने की। अगली कड़ी में हम फिर किसी राजनीतिक हस्ती के साथ रूबरू होंगे। तब तक झारखंड विधानसभा टीवी की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।